मैं प्रभा शर्मा साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की ओर से आपका स्वागत करती हूँ और मैं गृह विज्ञान विभाग से आपका भी स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप लोग मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। बच्चों, आज मैं आपको टेक्सटाइल से मानवकृत रेशा रेयॉन के बारे में बताने जा रही हूँ। क्या, कौन सा रेशा? मानवकृत या कृत्रिम रेशा। क्या? रेयॉन। जैसा कि रेयॉन एक कृत्रिम सेल्यूलोज से बना रेशा होता है, रेयॉन का रेशा प्रकृति में ऐसे रूप में पाया जाता है या मनुष्य के द्वारा। रेयॉन क्या है? ये सेल्यूलोज से निर्मित एक रेशा होता है जो प्रकृति में पाया जाता है। रेयॉन अपनी अद्वितीय चमक और मजबूती की वजह से कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है या इसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है। अपनी चमक और अपनी पहचान जो किससे कल्पना की जाती है, इसकी पहचान रेशम से की जाती है। यह मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है या पहला ऐसा रेशा है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया, जिसकी प्रकृति से लकड़ी या बांस की लुगदी या कपास या रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके ऐसे रेशे का निर्माण किया जाता है। इन प्राकृतिक रासायनिक चीज़ों को छानकर निश्चित ताप पर सुखाकर रेयॉन का रेशा तैयार किया जाता है। रेयॉन के रेशे में कुछ कृत्रिम विधियों या रासायनिक विधियों का भी प्रयोग किया जाता है और इसलिए रेयॉन का रेशा एक उच्च कोटि का कृत्रिम रेशा भी माना जाता है। रेयॉन रेशे में चमक और कोमल सुंदर दिखते हैं। इनमें मजबूती, प्रत्यास्थता, प्रतिस्कंदता, लचीलापन, नमी सोखने की क्षमता ऐसा गुण है जो कम रहता है और सारे गुण इसमें विद्यमान रहते हैं। 19वीं शताब्दी में, या पहले हम जाने कि रेयॉन का अर्थ क्या होता है। रेयॉन शब्द का अर्थात वे जो सूर्य की किरणों से परावर्तित कर सकें। सूर्य की किरणों के परावर्तन में चमक उत्पन्न होते हैं। परावर्तन के कारण जो किरणें उत्पन्न होती हैं उसे रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने का कारखाना जो है सबसे पहले भारत में बनाया गया और भारत में कहाँ पर? केरल में बनाया गया। और केरल में बनाने के बाद वहाँ पर क्योंकि केला है और आपका क्या कहते हैं, ये जो बांस की लुगदियाँ हैं, ये व्यवसाय बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। 19वीं शताब्दी में रेयॉन की खोज 1884 में सबसे पहले फ्रांस के वैज्ञानिक काउंट हिलेरे डिचार्ट ने किया था। और रेयॉन के रेशे का पिता या जनक भी किसे कहा जाता है? 1884 में कौन से? काउंट हिलेरे डिचार्ट ने रेयॉन रेशे की खोज की और इन्हें इसका जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम 17वीं शताब्दी में अंग्रेजी वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट हुक ने कृत्रिम ब्यूटिनिस यौगिक से रेशम जैसे रेशे बनाने की कल्पना की थी। 19वीं शताब्दी में, जैसे कि अभी मैंने बताया, काउंट हिलेरी डिचार्ट ने रेयॉन रेशे का निर्माण किया और इन्होंने नाइट्रोसेल्यूलोज विधि का भी निर्माण किया। और इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद 1890 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक LH देसाफिसीज ने कुप्रामोनियम विधि का निर्माण किया। किसने किया? LS 1890 में फ्रांस के वैज्ञानिक LH देसाफिसीज या डेस्पीज भी कहा जाता है ने किसने? कुप्रामोनियम विधि से रेयॉन तैयार करने की विधि का निर्माण किया। इसमें या रेयॉन में नाइट्रोजन सेल्यूलोज से बने सबसे अधिक सस्ता साबित हुआ। ये नाइट्रोजन से बना हुआ होता है और ये सबसे सस्ता रेयॉन होता है। कौन सा? कुप्रामोनियम विधि से जो रेयॉन बनता है वो सबसे सस्ता रेयॉन होता है। अगर हम रेयॉन की बात करें, उसके बाद 3 विधियां हैं। रेयॉन बनाने की 3 विधियां हैं। सबसे पहले है आपका कुप्रामोनियम विधि, फिर नाइट्रोसेल्यूलोज विधि, फिर उसके बाद है विस्कस रेयॉन।
वर्तमान समय में विस्कस रेयॉन का निर्माण ज़्यादा गति से हो रहा है, इस विधि का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। कुछ कंपनियों के द्वारा कुप्रामोनियम रेयॉन बनाने का निर्माण हो रहा है और कुछ के द्वारा जैसे जैसे सदी और शताब्दी में अंतर आता गया वैसे वैसे रेयॉन या वस्त्र से संबंधित रेशों का विकास होता गया और रेयॉन बनाने की जो कला थी वह विकसित होती गई। और आज के समय पर नाइट्रोसेल्युलोज जो अम्ल है या नाइट्रोसेल्युलोज विधि है उसका निर्माण काल ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि यह अज्वलनशील होता है और महंगा होता है, जबकि कुप्रामोनियम रेयॉन जो होता है वो सस्ता होता है। तो बच्चों ये था आपका कि रेयॉन क्या होता है। रेयॉन एक कृत्रिम रेशा होता है जो रासायनिक ताप पर या बांस की लुगदी या प्रकृति से पाया जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनसे तैयार किया जाता है। फिर रेयॉन निर्माण की प्रक्रिया, रेयॉन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। तो रेयॉन का निर्माण जैसे अभी मैंने बताया कि नाइट्रोसेल्युलोज विधि, कुप्रामोनियम विधि और विस्कस विधि। रेयॉन रेशे बनाने में मुख्य 2 प्रकार के पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? एक होता है कपास और दूसरा होता है कपास के लिंटर्स होते हैं, दूसरा होता है आपका बांस की लुगदी का इस्तेमाल किया जाता है। और विधियां जिन्हें 2 भागों में भी बांटा जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि नाइट्रोसेल्युलोज और आपका कुप्रामोनियम विस्कस, तो इनको भी 2 विधियों में बांटा गया। रेयॉन बनाने की विधियों के आधार पर इन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पुनः निर्मित सेल्युलोज रेयॉन, पुनः निर्मित, ठीक है, जैसे कि अपने नाम से ही या पुनः निर्मित जो नाइट्रोसेल्युलोज रेयॉन, कुप्रामोनियम और विस्कस जो होता है वो पुनः निर्मित रेयॉन के अंतर्गत आता है। जबकि सेल्युलोज एसीटेट रेयॉन जो होता है ये इसमें कुछ ऐसे पदार्थों का सम्मिश्रण किया जाता है जिनके आधार पर इनके संगठन में अंतर और धागा बनाने की प्रक्रिया में भी अंतर और चमक, मजबूती, विशेषताएं दूसरी तरीके की दिखाई देती हैं। तो अब हम आपसे मिलते हैं नाइट्रोसेल्युलोज रेयॉन का निर्माण प्रक्रिया, किस प्रकार से नाइट्रोसेल्युलोज का निर्माण प्रक्रिया होती है। जैसे कि काउंट हिलेरी डी चार्टिनेट ने रेयॉन का आविष्कार किया, अभी मैंने आपको बताया था, वैसे ही इन्होंने कहा कि कपास की पट्टियों को नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके नाइट्रोसेल्युलोज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नाइट्रोसेल्युलोज बनाया जाता है। नाइट्रोसेल्युलोज बनाने के लिए इसमें क्या किया गया कि देखिए नाइट्रोसेल्युलोज रेयॉन बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि हम नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? नाइट्रिक अम्ल का। उसके बाद कपास की पट्टी, ठीक है, कपास की पट्टियों के बाद कुप्रामोनियम जो है आपका, उसमें कपास की पट्टी, संग्रह पात्र और घोल का प्रयोग किया जाता है। किसका किसका? पहले हमने क्या किया, गूदा ले लिया, कपास की पट्टी ले ली और उसके बाद संग्रह, एक बाउल सा होता है जिसमें हम उसको डालते हैं। फिर घोल बनाने का एक पात्र होता है, बाउल वो भी होता है। फिर छन्नी से जो गूदे को छान लिया जाता है और फिर घोल का संग्रह किया जाता है, रख रखाव किया जाता है, देखा जाता है। फिर गर्म हवा, यहाँ से गर्म हवा आती है और कताई मतलब स्पिनिंग फ्रेम लगा होता है। क्या लगा होता है? स्पिनिंग फ्रेम लगा होता है, जिसके आधार पर यहाँ से जो पात्र से पट्टियाँ या जो वो गिर रहा है, गूदा गिर रहा है, यहाँ पर संग्रह हुआ, छना और उसके बाद संग्रह का पात्र बना। उसके बाद क्या हुआ? स्पिनिंग उपकरण जो कताई उपकरण है उससे कार्य करके गर्म हवा के संपर्क में आकर क्या करते हैं, वो रेशे के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो ये क्या होता है बच्चों? कुप्रामोनियम रेयॉन होता है। और कताई करने के बाद, गर्म हवा डालने के बाद उस पर जल का छिड़काव किया जाता है। किसका छिड़काव किया जाता है? जल का छिड़काव किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है? फिर इसमें एसिटिक जो अम्ल होता है
ये आपका एसीटेट जो विस्कस रेयॉन और जो आपका सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन होता है, इसमें क्या होता है, पहले गूदे को हम क्या करते हैं, फुलाने का पात्र, मतलब कोई ऐसा जार होता है जिसमें वो खूब तेज़ी से फर्मेंटेशन कर पाए, फिर गूँथने का पात्र होता है, फिर उसको फर्मेंटेशन के बाद फिर गूँथा जाता है, किसको, उस गूदे को, जो कपास की पट्टियाँ होती हैं, फिर संग्रह पात्र, रख रखाव किया जाता है, फिर प्रक्षेपण पात्र, मतलब यहाँ पर फिर जल का विश्लेषण करके प्रक्षेपण में डाला जाता है। हाइड्रोनाइजिंग पात्र जो होता है, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया की जाती है और फिर यहाँ पर मिक्स किया जाता है, फिर छाना जाता है और छानने के बाद घोल धीरे धीरे आकर स्प्रेड से होकर गुजरता है। गर्म हवा का पात्र जो होता है वो क्या कहलाता है, स्प्रेड कहलाता है। और स्पिंडल का लपेटा हुआ धागा, यहाँ पर क्या होता है, एसीटेट में होता है, जो स्वनिर्मित नहीं पुनः निर्मित किया जाता है, वो स्पिंडल पर लपेटा हुआ धागा या रील पर लपेटा हुआ धागे के रूप में हमारे सामने आ जाता है। तो ये था एसीटोन विधि या एसिटिक अम्ल के द्वारा ये तैयार किया जाता है। फिर है आपका विस्कस रेयॉन की निर्माण प्रक्रिया। विस्कस रेयॉन बीबन, क्रॉस बीबन पीडलनेस का निर्माण किया था। इन्होंने कपास की पट्टियां या रुई की पट्टियां, गूदा प्लस रुई की पट्टियां और संग्रह किया और केवल छान दिया और साफ जल में संग्रह करके घोल तैयार कर दिया और स्प्रेड्स, यहाँ पर स्प्रेड से गुजारा और गुजारने के बाद धागों को जमाने का, ऑटोक्लेव पर जमाने की प्रक्रिया, ठीक है, ऑटोक्लेव पर बांस की पट्टियां या बांस की लुगदियां या रुई की पट्टियों को गुजारा जाता है, तो धागों को जमाने का वाला जो घोल तैयार हो जाता है। फिर यहाँ पर स्पिनिंग उपकरण होता है, ये जो कताई उपकरण जिसको कह रहे हैं, कताइंग जो स्पिनिंग फ्रेम होता है, उसके आधार पर यहाँ पर एक केक टाइप का एक पट्टी नुमा दिखने लगता है, जहाँ पर स्प्रेड अपनी गर्म हवा डालता है तो वो जमाने वाला घोल तैयार हो जाता है। फिर धीरे धीरे इनको स्पिंडल पर लपेटा जाता है और पतली पतली पट्टियों के रूप में हमारे सामने आने लगता है। तो बच्चों ये था नाइट्रोसेल्यूलोज युक्त रेयॉन, जिसमें ईथर, एल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और काउंट हिलेरी डी चार्ट ने बताया है कि नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके ही नाइट्रोसेल्यूलोज विधि का निर्माण किया जाता है। फिर है बच्चों कि रेयॉन तंतु की विशेषताएं क्या होती हैं। रेयॉन तंतु की विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें सबसे बड़ी विशेषता या किसी भी रेशे की बात करते हैं तो चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे कृत्रिम हो, उसकी दो प्रकार की विशेषताएं होती हैं। दो प्रकार की कौन कौन सी, एक होती है भौतिक, दूसरी होती है रासायनिक। तो सबसे पहली जो भौतिक विशेषता है रेयॉन की वो क्या है, संगठन। क्या है, संगठन। चूँकि यह सेल्यूलोज से निर्मित होता है तो इसमें रसायन के साथ साथ कुछ ऐसे कृत्रिम तंतुओं को भी मिश्रित किया जाता है, प्राकृतिक तंतुओं को भी मिश्रित किया जाता है, जिसे सेल्यूलोज तंतु भी कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज का जो होता है सेल्यूलोज से बने होते हैं और इसे सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर ये दांतदार या दांतेदार किनारी वाला धागा रेशा दिखाई देता है। जैसे कुप्रामोनियम रेयॉन जो होता है वो चिकना होता है। क्या होता है, चिकना होता है अपनी अद्वितीय चमक के कारण। और लंबाई वाले रेशे की बात करें तो यहाँ पर फिलामेंट की बात कर रहे हैं, मल्टी फिलामेंट और मोनोफिलामेंट। और एसीटेट रेयॉन जो होते हैं वो छड़ के समान दिखते हैं। कैसे दिखते हैं बच्चों, छड़ के समान दिखते हैं, जबकि ये जो मतलब रॉड के तरह दिखते हैं और इसमें पॉइंट बने रहते हैं, एरो दिखता रहता है। फिर है बच्चों लंबाई में या फिलामेंट तंतु का एक उदाहरण है। फिलामेंट मतलब लंबाई के आधार पर ये और सुंदर और रेशम की चिकनी सतह के कारण ये अधिक प्रचलित होते हैं। फिर है मजबूती भी काफ़ी हद तक पाई जाती है। रेशों की मजबूती जो होती है ऊन की अपेक्षा, परंतु रेशम से कम
ठीक है। इसकी मजबूती गीली अवस्था में 70 से 80 या 40 से 70% ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। गीली अवस्था में इनकी मजबूती जो होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है रेयॉन की, जबकि रेशम की मजबूती कुछ हद तक ज़्यादा रहती है। ऊन की अपेक्षा इनकी मजबूती कम होती है। चमक, जैसे कि रेशम जो होता है वो सबसे ज़्यादा चमक और जब सबसे ज़्यादा सुंदर रेशा, आकर्षक रेशा माना जाता है, वैसे ही रेशम की कल्पना या आर्टिफिशियल सिल्क की कल्पना या आर्टिफिशियल जो सिल्क है वो क्या कहा जाता है, रेयॉन को कहा जाता है। इसलिए रेयॉन में अच्छी चमक पाई जाती है। रंग मतलब कलर का क्या प्रभाव होगा। कताई के समय विस्कस रेयॉन, पीला एसीटेट रेशा रंगहीन तथा कुप्रामोनियम रेशा जो होता है वो सफ़ेद कलर वाइट शेड में ही होता है। अब इसमें जो शेड हम देने जाएं, इसलिए रंग का जो प्रभाव होता है वो धूप के प्रभाव से कम होने लगता है, यह रंग कम चढ़ता है। फिर है तनाव सामर्थ्य। रेयॉन दोनों में या रेयॉन या कुप्रामोनियम या विस्कस रेयॉन जो होता है इनमें अच्छी तनाव सामर्थ्य या प्रत्यास्थता पाई जाती है, जिस कारण से इसमें क्रश होने या मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता और इनकी जो मूल आकृति होती है वो हमारे सामने दिखाई देती है। फिर है बच्चों प्रतिस्कंदता, लचीलापन। रेयॉन में प्रतिस्कंदता की कमी पाई जाती है। थोड़ी खिंचाई के पश्चात ये पुनः अपनी स्थिति को धारण कर लेते हैं और मतलब पूर्व आकृति में ही आ जाते हैं, इसलिए इसमें प्रतिस्कंदता या लचीलापन का अभाव होता है। जैसे स्ट्रेचेबल जो कपड़े होते हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो जिसके साइज़ का होगा उस पर उसको धारण कर लेता है, जैसे लेगिंग्स है या होजरी है, ये हमारे रेयॉन के ही एग्जाम्पल हैं। फिर है ताप संवाहकता या ताप को सहने की क्षमता। कुप्रामोनियम रेयॉन का अच्छा ताप का चालक होता है। ऐसे अत्यंत रेशे हल्के बारीक सुंदर होते हैं, इसलिए गर्मी के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। या हमारे शरीर में मतलब नमी सोखने की क्षमता तो कम पाई जाती है कपास के अकॉर्डिंग, लेकिन इसमें गर्मी के दिनों में ये हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करते हैं। तो रेयॉन का कपड़ा जो होता है, जो रेयॉन की कुर्ती या लिनन की कुर्तियाँ होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा जो हम लोग कैजुअली यूज़ करते हैं वो रेयॉन से ही निर्मित होते हैं। उस पर सिलवटें मतलब सिकुड़न क्षमता जो होती है ज़्यादा हो जाती है, लेकिन अगर हम उसको आयरन करते हैं या उनकी ताप के कुछ अलग कहा जाता है वो अच्छे माने जाते हैं। रखने में रख रखाव में परेशानी होती है, लेकिन और देखभाल करने में परेशानी, लेकिन पहनने में बहुत अच्छे होते हैं, पहनने योग्य वस्तु होते हैं, कपड़े होते हैं। फिर ये बच्चों ये था आपका रासायनिक विशेषताएं। फिर दूसरा है आपका भौतिक विशेषताएं। अब इसमें क्या है, रगड़ का प्रभाव, विद्युत संवाहकता, सिकुड़न, धूप का प्रभाव, जो मैंने अभी आपको कंपैरिजन बताया कि कैसे कैसे रेयॉन जो होते हैं जल्दी सिकुड़ जाते हैं, जबकि रगड़ का प्रभाव, घर्षण का प्रभाव कभी इसमें हानिकारक प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये कभी भीगने पर कम शक्तिहीन हो जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। और बच्चों धूप का प्रभाव, कोई भी रेशा हो वो धूप में अगर रहता है तो वो रेशे कमज़ोर पड़ जाते हैं, निर्बल पड़ जाते हैं, इसलिए रेशम के समान रेयॉन में भी धूप का अधिक प्रभाव पड़ता है। नमी सोखने की क्षमता जो मैंने अभी बताया है, नमी सोखने की क्षमता पाई जाती है लेकिन कपास से कम पाई जाती है। और एसीटेट रेयॉन में नमी सोखने के गुण का अभाव पाया जाता है। फिर है रासायनिक जो मैंने गुण बताया, विस्कस रेयॉन और कुप्रामोनियम, तीनों मिक्स करके मैं बता रही हूँ। इसमें क्या होता है, अम्ल का प्रभाव, क्षार का प्रभाव, ब्लीच का प्रभाव और रंगों का प्रभाव। बच्चों मान के रखिए, किसी भी तंतु पर अगर हम ऑक्सीकारक प्रतिक्रमों का प्रयोग करते हैं तो उस पर विपरीत प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन जैसे कुछ वस्त्रों पर कम पड़ता है। जैसे कपास के तंतुओं पर अगर हम ब्लीच करते हैं, अगर उस पर कलर नहीं किया गया है, तो मान करिए कि प्लेन कपड़े पर वाइट कलर के जो प्योर कॉटन होते हैं, अगर उस पर हम ब्लीच करते हैं तो वो और निखर कर सामने आ जाते हैं। लेकिन अगर हम उस पर कपास के या प्योर कॉटन पर हम लोग कलर डाले होते हैं और ब्लीच लगाते हैं तो उसका कलर वहीं पर छूट जाता है। वैसे ही रेयॉन पर भी होता है, ब्लीच के ऑक्सीकारक प्रतिक्रमों का प्रभाव पड़ता है लेकिन कुछ हद तक कम पड़ता है। फिर है बच्चों अम्ल का प्रभाव, किसी भी रेशे को या किसी भी चीज़ को अगर अम्ल में डायरेक्ट डालते हैं तो वो उस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। बल्कि ये जो सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रेयॉन को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। ये कपड़ा
जहाँ से डाला जाएगा वो कपड़ा वहीं से फट जाता है और एक होल टाइप का हो जाता है। क्षार का प्रभाव, तीव्र और गर्म क्षार से रेयॉन नष्ट हो जाते। कोई भी वस्तु होगी या कोई भी रेशा होगा, अगर तीव्र क्षार में डालते हैं तो नष्ट हो जाता है, लेकिन ये बहुत तेज़ी से नष्ट होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के तनाव सामर्थ्य से ये भी नष्ट हो जाता है। रेयॉन की धुलाई जो होती है कोमल मृदु जल और साबुन से करनी चाहिए। अमोनिया, बोरेक्स, फास्फेट आदि का प्रयोग इनकी चमक को समाप्त कर देता है। जबकि रंगों का प्रभाव, कुप्रामोनियम और विस्कस रेयॉन के रंग के प्रति रंगों का प्रभाव जो होता है वो अच्छा होता है, सादृश्यता देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें क्या था बच्चों कि कुप्रामोनियम जो रेयॉन है या आपका जो विस्कस रेयॉन है, विस्कस रेयॉन काफ़ी हद तक अच्छा रेयॉन और सस्ता रेयॉन माना जाता है। ये सारे रेयॉन अच्छे माने जाते हैं, लेकिन कुछ में क्या है, जैसे आपका है कि जो कुप्रामोनियम है जो आज भी यूज़ हो रहा है और इंडस्ट्रियल वर्क भी किया जा रहा है और इसका जैसे ये बहुत ही अच्छा रेयॉन माना जाता है। फिर है बच्चों कि अगर इनका संगठन देखा जाए तो ये संगठन में क्या होते हैं और ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं और ये इनकी क्रिया प्रतिक्रिया बहुत ही अच्छी होती है। ये था हमारा रेयॉन की मानवकृत रेशा रेयॉन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।